हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज हम लेकर आए हैं। ये सवाल एज इट इज अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which among the following are the types of universities existing in India currently? भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय अभी हैं? पहला ऑप्शन है कम्युनिटी यूनिवर्सिटी, जो कि गलत है, ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो ये बिल्कुल सही है। एंड टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से बता रही हूँ 124 है। नेक्स्ट वी हैव इज रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये भी गलत ऑप्शन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं इंडिया में एंड टोटल वी हैव 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज पर 2023 डेटा। एंड लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सो 455 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है जो कि है स्टेट यूनिवर्सिटी एंड टोटल वी हैव 479 स्टेट यूनिवर्सिटीज। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1114 टोटल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, सही आंसर है बी, डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स, पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें आपको डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज के साथ आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन भी करवाई जाएगी, जिसमें आपको कुछ ऐसे तरीके बताए जाएंगे कि आप बहुत कम समय में करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सको। एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसमें हर क्लास के बाद इमीडिएटली आपको पीडीएफ देखिए, आप अपना नोट्स बनाने का समय भी बचा सकते हो। एंड अपडेटेड मॉक टेस्ट है जो कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करके बनाए गए हैं एंड इसमें से जरूर सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। सो न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 5 दिसंबर से पहले इस बैच को ज्वाइन करते हो तो ही आपके लिए ये कोर्स की फीस रहेगी 1800 रुपीज, जो कि जून 2025 के एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा। 5 दिसंबर के बाद इसकी फीस बढ़ने वाली है एंड आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाकर आप देख सकते हैं कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। पीवाईक्यूज, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस भी यहां पर आपको मिलेंगी जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। Which among the following is not the responsibility of UGC? तो देखिए, यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी क्या क्या जिम्मेवारियां नहीं है? पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन का जो भी सिस्टम है इंडिया में, उन सब चीजों को रेगुलेट करना, उन सब चीजों पर फोकस रखना यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट नॉट बोला है तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि जितने भी उच्च संस्थान है उनमें अनुशासन को बनाए रखना, ये भी गलत होगा क्योंकि ये भी यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन है टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ फैकल्टी, सो फैकल्टी। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर थोड़ी सी ये है कि पहला ऑप्शन तो गलत है। टू मेंटेन कैंपस, हायर एजुकेशन के कैंपसेस में डिसिप्लिन मेंटेन करना यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और हमें नॉट ही पूछा गया था, तो इसलिए देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, रिसर्च में जो भी फंड यूज होता है वो सब प्रोवाइड करवाना भी यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मॉडल करिकुलम सजेस्ट करना यूनिवर्सिटीज को, ये भी यूजीसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपके जो कैंपस है उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना इनकी जिम्मेवारी नहीं होती है, तो इसलिए सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। Next is, which of the following universities developed in connection with Viharas during ancient period in India? So देखिए, यहाँ पे विहारा की बात की है, यहाँ पर वो जो जगह है बिहार उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये विहारा है। ठीक है, विहारा का मतलब होता है कि प्राचीन काल में देखो क्या होता था, पहले बच्चों को, जैसे मान लो मेरे आसपास कुछ बच्चे हैं, मैं मंदिर में बैठकर उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए और उसी मंदिर को धीरे धीरे एक यूनिवर्सिटी का रूप देने लग गए और उसी के नाम से वो यूनिवर्सिटी चल गई, उस चीज को विहारा बोला जाता था। तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पहले मंदिर हुआ करती थी, ये इस सवाल में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शंस है हमारे पास। सबसे पहला है नालंदा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, नालंदा विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आपको मतलब हॉस्टल फैसिलिटी मिला करती थी। देन वी हैव नवदीप यूनिवर्सिटी, ये विहारा में नहीं आती थी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी भी विहारा का ही एक पार्ट है एंड कांची यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप सब देख सकते हो करेक्ट आंसर है ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ओनली।
मैं उम्मीद कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन अच्छे से आप समझ रहे हो। आइडेंटिफाई द स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ओके, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो भी वैधानिक निकाय होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि AICTE वैधानिक निकाय है, UGC वैधानिक निकाय है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसकी आपने लिस्ट बना देनी है, अगर नहीं पता तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ यूनिवर्सिटी क्या क्या है? बोर्ड ऑफ स्टडीज, ठीक है, पहला ऑप्शन है बोर्ड ऑफ स्टडीज, ये बिल्कुल है स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय है। अगला है एकेडमिक काउंसिल, नो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये भी होता है। फाइनेंस कमेटी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती। और यूनिवर्सिटी कोर्ट भी आपके पास क्या होता है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। राइट, सो ये है आपका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इसको एज इट इज याद रख लो। यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैधानिक निकाय है वो बोला है, एज इट इज नोट कर लो, बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्टेटमेंट 1 बोलती है पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। अनुसंधान हम क्यों करते हैं, इसका यहाँ पर एक रीजन बताया है कि अनुसंधान करने का उद्देश्य ज्ञान में मौलिक योगदान देता है, कि आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद करता है। एक्चुअल में रिसर्च हम क्या क्यों करते हैं? ताकि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। ओके, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज बाय पब्लिशिंग अ नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। सो देखिए, इंडियन हायर एजुकेशन जो है वो रिसर्च में एक अच्छा खासा काम तो कर रही है, बट ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश होने से इस पर फर्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश होने से ही फर्क पड़ता है। तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो थोड़ा सा ना लॉजिकल इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना होता है, तो इजीली आंसर आपको मिल जाता है। Which among the following adversely affect the inclusive character of the institutions of higher education? ओके, सो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन उच्च शिक्षा संस्थानों के समावेशी चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इफेक्ट कौन सा उन पर करता है, ये पूछा गया है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नो। टू सेलेक्ट वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी, सक्षम एक जो शिक्षक है वो होने चाहिए, नहीं। सबसे ज्यादा इफेक्ट पूछा है। टू यूज यूनिफॉर्म क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द इंस्टीट्यूशन सो दैट चार्जेस ऑफ पार्शियलिटी कैन बी अवॉइडेड। ओके, तो ये होगा आपका सही आंसर। इसमें बोला है कि संस्थानों का चयन करने के लिए एक समान मानदंड होना चाहिए हर बच्चे के लिए, हर पर्सन के लिए, ताकि वो मानदंड का उपयोग करना, ताकि पक्षपात को रोका जा सके। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। Which among the following factors promote the quality of education? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा मदद कौन करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजिया, बिल्कुल सही है। जितने ज्यादा अगर आपके कॉलेज वाले, आपके इंस्टीट्यूट वाले कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाकर आप लोगों को पढ़ने के लिए मदद करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट वहां पर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप लोगों को मिल सकती है। आप लोगों को पता चल सकता है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है। ओके, सेकंड आ जाता है, सेकंड ऑप्शन आता है एनकरेजिंग कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च विद लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। बाय प्राइवेटाइजिंग दी यूनिवर्सिटीज, हर एक यूनिवर्सिटी को निजीकरण उसका कर देना, ये गलत है। बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर दोज फैकल्टी हु डू नॉट डू रिसर्च, कि जो फैकल्टी आपकी रिसर्च नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होना, ये भी गलत है। प्रोवाइडिंग ई रिसोर्सेज टू द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि छात्रों और टीचर्स को ई संसाधन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली जो चीजें जनरेट होती है, जैसे PDF रिसोर्सेज है, वीडियो सेशंस है, ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। तो सही आंसर है A, B एंड E ओनली। बहुत आसान था। नेक्स्ट इज assertion बोलता है there are regional variations in the quality of education provided by the institutions of higher education. Okay,
उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय भिन्नताएं होती हैं। क्षेत्रीय भिन्नताओं का मतलब होता है कि किस रीजन में आप पढ़ रहे हो, कहाँ हो, उस चीज में डिफरेंसेस होते हैं। ये एक स्टेटमेंट बोलती है जो कि सही है। इसका कारण क्या है? Institutions of higher education cannot be compared as they cater to needs of different social groups of students. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट आपको लग रहा है कि assertion और reason एक दूसरे से जुड़े हैं। ये दो बातें सही तो हैं, बट एक दूसरे को कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो इसलिए both the statements are correct, but R is not the correct explanation of A. Next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मॉडर्न यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वर एस्टैब्लिश ड्यूरिंग कोलोनियल पीरियड। ओके, आधुनिक विश्वविद्यालय सबसे पहले औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित किए गए थे। सो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के बारे में ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ओके, स्टेटमेंट 2 बोलती है द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए, ब्रिटिश काल में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन पर वो इंडिया में ध्यान तो बहुत ज्यादा दिया करते थे, बट नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बढ़ाने में उनका कोई योगदान नहीं था, ना उनका कुछ ऐसे प्लान के बारे में अभी तक फिलहाल कहीं पढ़ा है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। Credits earned by student and stored in academic bank of credit जिसको ABC बोला जाता है, after the date of earning such credits will have validity up to maximum of what। अब देखिए, आप लोगों को ये पता है कि ABC यानी कि अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर अगला साल उनको छोड़ना पड़ रहा है, फिर वो उसके अगले साल पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड ईयर से, तो उनके जो क्रेडिट्स हैं वो स्टोर होंगे, उनको वापस से फर्स्ट ईयर में नहीं जाना पड़ेगा। किसी और कॉलेज में भी अगर वो जा रहे हैं तो उनके पुराने स्कोर, पुराने क्रेडिट स्टोर रहेंगे, जिसके लिए अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। एंड इसकी वैलिडिटी कितने साल तक है? तो इसकी वैलिडिटी बनाई गई है 7 ईयर्स तक। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लेना है कि वैधता 7 साल रहेगी। 7 साल के बाद अगर बच्चा सोचे मैं वापस इस स्कोर को कंटिन्यू करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर व्हाट। सो आप सभी स्टूडेंट्स ने इग्नू का नाम सुना होगा, बहुत बच्चे इससे कोर्स भी कर रहे हैं। बस ये पूछा है कि इसको कब एस्टैब्लिश किया गया। ऑप्शंस है 1975, 1980, 1985 या फिर 2000। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1985। सो इग्नू को 20 सितंबर 1985 वाले दिन एस्टैब्लिश किया गया था, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is an important archaeological site declared by UNESCO as a World Heritage Site in 1980। सो देखो, पहले ऑप्शंस पे भी नजर मार लो, यहाँ से आपको एक क्लियर चीज समझ आ गई होगी कि एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है। सो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल के नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस हैं तक्षशिला, मिथिला, वल्लभी और नालंदा। एक हिंट देती हूँ, आंसर फटाफट बताना कमेंट करके। हिंट ये है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि पहले इंडिया का पार्ट होती थी, लेकिन अब विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में आ चुकी है, एंड इसका डिस्ट्रक्शन भी हो चुका है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा फेमस थी। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एडवर्सली अफेक्ट्स द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मेन फंडा क्या है, ये इसमें पूछा है। ऑप्शंस आर टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन देना, टू सेलेक्ट वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी, सक्षम जो शिक्षक हैं उनका चयन करना, टू यूज यूनिफॉर्म क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द इंस्टीट्यूशन सो दैट चार्जेस ऑफ पार्शियलिटी कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, सो एक बेस्ट इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरिया सेट करना, या फिर टू प्रोवाइड फंड फॉर डूइंग क्वालिटी रिसर्च, रिसर्च के लिए बेस्ट क्वालिटी का
फंड, बेस्ट क्वालिटी की रिसर्च हमें मिले, इसलिए फंड्स प्रोवाइड करना। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या है? एक पूरे ओवरऑल इंडिया में यूनिफॉर्म क्राइटेरिया रखा जाएगा इंस्टीट्यूशंस में सिलेक्शन का, ठीक है, जिससे कि पार्शियलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हायर एजुकेशन का एक नया एम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, एज पर एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर ऑफरिंग अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। देखो एनईपी 2020 ने ये कहा है कि टीचर प्रिपरेशन पर मेजर फोकस रखा जाएगा, एंड इन्होंने इसी के अंडर एक 4 ईयर प्रिपरेशन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था। इसमें कहा है ऑल द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बाय व्हाट। तो ये काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इन्होंने टारगेट रखा है कि इंडिया में जितने भी टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कौन से ईयर तक हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बना देंगे, यानी कि बहुविषयक संस्थान उनको बना देंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2030। तो ये एक टारगेट है। एनईपी के अंदर एजुकेशन के जितने टारगेट है ना, ये जरूर पढ़कर जाना, एग्जाम में जरूर आते हैं। Next is, one of the following regional centers of UGC is situated in which of the following states? So इनका रीजनल सेंटर कौन सा है? देखो यूजीसी के कितने टोटल 6 रीजनल सेंटर्स हैं। कहाँ कहाँ पर है वो पूछा गया है, पंजाब में, राजस्थान, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। सो करेक्ट आंसर है आसाम। अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, एग्जाम में बहुत बार आया भी है कि यूजीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है एंड यूजीसी को कब काम में लाया गया था। ओके, कमेंट करके आंसर बताइए। While planning for higher education development in India, the 21st century, in the 21st century, the guiding principles should be what? So guiding principles क्या होंगे? एक हायर एजुकेशन हमें क्या कहता है कि एक्सेस, सबके लिए पहुंच अच्छी होगी, एम्पैथी, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर क्वालिटी। तो क्या क्या चीजें ये हमें प्रोवाइड करवाता है? ये हमें देता है एक्सेस, कि कोई भी पर्सन बराबर लेवल का एजुकेशन कहीं से भी ले सकता है। दूसरा है इक्विटी, सभी के लिए समान अधिकार, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन एनबीए वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी। क्या इसको यूजीसी ने एस्टैब्लिश किया है, हाँ या ना? बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है। सो बिल्कुल इसको इन्होंने ही, ठीक है, इसको यूजीसी ने नहीं वो किया था, एस्टैब्लिश नहीं किया था। स्टेटमेंट 2 है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी कि नैक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एआईसीटीई। बिल्कुल गलत। नैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक यूनिवर्सिटी को क्रेडिट प्रोवाइड करवाना। हर यूनिवर्सिटी के बोर्ड में आपने पढ़ा होगा A+, B+, A++। हर एक यूनिवर्सिटी को जो ये रैंक मिलता है वो नैक देता है, लेकिन ये एस्टैब्लिश एआईसीटीई के द्वारा नहीं किया गया था। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट the names of ancient universities whose names are mentioned in NEP 2020। so कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंसिडर किया गया था? ऑप्शंस आर नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला। ठीक है, सिर्फ मिथिला के बारे में यहाँ पर बात नहीं की थी, बाकी सभी यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट या उनको क्या क्या चीजें उसमें प्रोवाइड करवाई जाए, इन सब के बारे में बात की थी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Next question is, according to NEP 2020, how much percentage of learners by 2025 through the school and higher education system shall have exposure to vocational education? So इसमें करेक्ट आंसर क्या है? देखो एनईपी का 2025 का ये टारगेट है कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स को हम स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल एजुकेशन की फैसिलिटी देंगे। ऑलमोस्ट अभी ये काम जो है आपका 30 से 35% तक कंप्लीट हो चुका है, इससे भी ज्यादा में भी कंप्लीट हो चुका है। सो अभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50। ये इनका टारगेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। The main aim or objective of fourth 5-year plan was to what? So 5-year plan है, इसमें 1 2 3 4 5 हर एक सेक्शन को इसको 5-5 साल में बांटा गया है। इसमें कहा है कि ये जो 4th ईयर प्लान है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन, एस्टैब्लिश
establish support sports college in universities, set up international culture centers in select universities, and control the university system in India by limited academic freedom. अब देखो जिन स्टूडेंट्स ने ये 5 ईयर प्लान नहीं पढ़ा है ना अभी तक, उनके लिए भी बहुत आसान ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 5 ईयर प्लान में एज इट इज ऐसी बातें कुछ भी नहीं कही है। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको पता लग रहा है कि यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि पॉजिटिव वे में एजुकेशन को लेकर जाने की बात कर रहा है। ओके, सो इसीलिए आप इसको इजीली करेक्ट आंसर ढूंढ सकते थे। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.